हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोग्रेशंस। और बच्चों, पिछले 2 लेक्चर्स में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखे हैं और आई होप आप कई सारे बच्चे अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़े से कंफर्टेबल हो चुके होंगे। बट बिलीव मी, मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूं कि आज का लेक्चर खत्म होने पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फील आपको आने लग जाएगी। आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेहद ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। सो आज के लेक्चर में बच्चों हमें कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद मेनी क्वेश्चंस। पहला सवाल बच्चों हमारे सामने लिखा हुआ है, इफ Sn denotes the sum of n terms of an AP, then S of n plus 3 minus 3 times S of n plus 2 plus 3 times S of n plus 1 minus Sn is equal to, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसके बच्चों 2 तरीके हैं। एक तरीका है जो रेगुलर मेथड है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है और लंबा मेथड है। और बच्चों दूसरा तरीका है शॉर्टकट। तो सबसे पहले मैं आपको लेंथी मेथड बताऊंगा सो दैट कि आपको समझ में आए कि प्रोसेस क्या है। लेकिन हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में किस तरीके से हम डायरेक्टली भी सवाल कर सकते हैं, मैं आपको वो भी अभी बताऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं बेटा। देखो, इफ Sn denotes the sum of n terms of an AP, तो हमें क्या पता है बच्चों? देखो, हमें ये पता है कि Sn की वैल्यू होती है n/2 into 2a plus n-1 into d। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है तो ये Sn का फॉर्मूला होता है। अब देखिए बेटा, S of n plus 3 हमारे पास आ जाएगा n plus 3/2। जहां पर n है बेसिकली वहां पे मुझे n plus 3 रखना है, मल्टीप्लाइड बाय 2a plus n plus 3 minus 1 into d। ये आ गया हमारे पास क्या? S of n plus 3। अब अगर हम बेटा बात करें S of n plus 2 की, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n plus 2/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a plus n plus 2 minus 1 into d। और अगर हम बात करें S of n plus 1 की, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n plus 1/2 2a plus n plus 1 minus 1 into d। ठीक, और ऐसे हमें ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ। अगर बेटा आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो देखिए मैं इसको कर देता हूं बेटा सिंपलीफाई। इस यहां पर n plus 3 minus 1 है, इसको क्या मैं डायरेक्टली n plus 2 लिख सकता हूं? इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n plus 2। यहाँ पे n plus 2 minus 1 है, इसको हम डायरेक्टली बेटा लिख सकते हैं n plus 1। और यहाँ पर देखिए n plus 1 minus 1 है, इसको हम बेटा डायरेक्टली लिख सकते हैं n। इसको हम बेटा डायरेक्टली लिख सकते हैं n। अब इसके बाद बच्चों अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? S of n plus 3। तो ये वाला टर्म हो गया पूरा का पूरा, minus 3 times S of n plus 2। तो अगर मैं यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे इस पूरी चीज में भी -3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। जब बेटा हम यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है +3 times S of n plus 1, मतलब ये वाली पूरी चीज है, मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद लिखा है -Sn, मतलब यहाँ पे मुझे इसे माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं अब ये सारी चीजों को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए बेसिकली। चलिए हम बेटा अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए सारे टर्म्स बेटा a वाला टर्म है, n वाला टर्म है और d वाला टर्म है। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम a के कोफिशिएंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम d का कोफिशिएंट लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम a का कोफिशिएंट लिखते हैं। जैसे ही आप बेटा सॉल्व करेंगे तो RHS की वैल्यू जो आएगी मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें देखो बेटा, हम पहले a वाले टर्म्स लिख लेते हैं। तो जब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा -n, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। फिर ये वाली पूरी चीज जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो देखिए ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और हमारे पास आ जाएगा n plus 3 times a। तो उसको हम लिख सकते हैं na plus 3। उसके बाद ये वाला 2 और ये वाला 2 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ? -3 times n plus 2 into a। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास -3na, और ये आ जाएगा -6a। और यहाँ पर हम बेटा लास्ट में जब देखेंगे तो देखो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 times n plus 1 into a। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3na और फिर 3a।
फिर आ जाएगा 3a। ये चीज हमारे पास आ जाएगी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बेटा -na और +na कैंसिल आउट, ये 3a और 3a 6a और -6a कैंसिल आउट, और -3na और +3na कैंसिल आउट। तो बेसिकली ये वाला तो पूरी की पूरी जो कॉलम है, ये पूरा का पूरा जो कॉलम है बेटा वो तो जीरो हो चुका है। अब जब आप इसको इनसे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो क्या आएगा हमारे पास -n/2 into n-1 टाइम्स d। ऐसा करता हूं बेटा, देखो सब में d है तो d मैं ले लेता हूं बाहर, जब -n/2 n से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -n²/2, जब -n/2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा +n/2, ये आ जाएगा +n/2। इसके बाद ये n/2 सॉरी ये n+3/2 जब इस n से मल्टीप्लाई होगा, जब ये n+3/2 इस n से मल्टीप्लाई होगा तो बताओ क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा n²/2 है ना। n/2 पहले n से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3/2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ये 3n/2, फिर ये n/2 इस 2 से सॉरी ये n+3/2 जब ये पूरा का पूरा इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहां डायरेक्टली n+3 लिख सकता हूं। एक पॉइंट है जो मैं तुमको समझाना चाहता हूं, मैं जानबूझ के तुमको ये कॉम्प्लिकेटेड वाला वर्जन सिखा रहा हूं। वो इसलिए बेटा क्योंकि मैथमेटिक्स में कभी भी बेटा आपको होप लूज नहीं करना। कई बार ऐसा होगा कि आपको पेपर में शॉर्टकट समझ में नहीं आएगा, इसका शॉर्टकट तो बहुत आसान है, पर कई बार जब अलग-अलग चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो ऐसा आपके सामने चीज आएगी कि आपको शॉर्टकट समझ में नहीं आएगा। और शॉर्टकट जब आपको बेटा समझ में नहीं आएगा तब आपको ये चीज मान के चलनी है कि चाहे मेथड लंबा हो हमें बनाना है, क्योंकि एक मार्क्स मैटर करता है। तो ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई हो गई तो मेरे पास इतना आ गया। अब यहाँ पर देखो बेटा ये -3n/2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -3n²/2, जब ये -3n/2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा -3n/2, जब ये -3n/2 या ये -3 इंटू ये 2/2 तो 1 हो जाएगा, तो -3 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -3n, और जब ये -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -3, है ना। और इसके बाद जब ये लास्ट वाला हम प्रोसेस करेंगे तो देखिए ये 3n/2 n से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 3n²/2, और जब ये 3/2 n से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा हमारे पास 3n/2। आई होप मैंने भी कैलकुलेशन सही किया हो। चलो देखते हैं। यहाँ पर बच्चों देखो ये -n²/2 और +n²/2 तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो मुझे दिख रहा है 3n/2 और -3n/2 कैंसिल आउट होगा। उसके अलावा बेटा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए ये +3 और -3 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला 3n²/2 और ये -3n²/2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखो n/2 और n/2 और n ये कितना होता है बेटा, n/2 और n होता है 3n/2, ठीक है। और ये 3n/2 और 3n/2 होता है 3n, और 3n - 3n ये सब भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली आपके पास a वाला भी पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, d वाला भी पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। तो इस पूरे का आंसर आपके पास क्या आया, 0 आया। अब इसका बेटा मेथड 2 भी आपके लिए बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखो मेथड 2 बेटा बहुत आसान है ना, ये शॉर्टकट है। आपको बेटा बोला गया Sn denotes the sum of n terms of an AP, ठीक है। मान लेते हैं एक AP है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये मेरे पास एक AP। मुझे बेटा बताओ, अगर आपको बोला जाता है कि S of n terms of an AP, Sn मतलब S of n terms of an AP, S of n+3 क्या होगा? मान लेते हैं बेटा n की वैल्यू हम मान लेते हैं 1, तो बताओ S of 4 क्या होगा? S of 4 की बेटा वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10। ये पहला वाला जो टर्म था इसकी वैल्यू तो आ गई 10, ठीक। S of n+2, तो यहाँ अगर n की वैल्यू 1 है तो S3 इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 1 + 2 3 3 + 3 6। S3 की तो वैल्यू आ गई बेटा 6, इसकी वैल्यू आ गई 6। उसके बाद S of n+1, n की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा S2 मतलब 1 + 2 इसकी वैल्यू आ गई 3, और S of n
एस ऑफ एन, मतलब ये एन की जगह 1, तो S1 मतलब क्या है, पहला टर्म 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो अब आप देखो क्या लिखा हुआ है 10 के बाद लिखा है -3 टाइम्स 6 प्लस 3 टाइम्स 3 और -1, ये हमारे सामने लिखा हुआ है। देख लेते हैं बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 -18 प्लस 9 -1, 10 और 9 हो गया 19, -18 और -1 भी हो गया -19, इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू हो गई 0। जो आपने इतनी मेहनत करके 0 निकाला था वो यहां से डायरेक्टली आ गया 0। लेकिन दोनों मेथड्स बेटा बताने के पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। लॉजिक सिंपल सा है कि कई बार शॉर्टकट समझ में नहीं आता, अपनी होप लूज नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि एक एक सवाल सही बनाना मैटर करता है। अगर आपको बेटा मेथड क्लिक हो चुका है, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, जबरदस्ती अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो मेथड पहले क्लिक होगा आप पूरी तेजी से वो मेथड करने लग जाओ। ज्यादा से ज्यादा बेटा, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपको 4 मार्क्स या 3 मार्क्स जितने का भी सवाल है वो मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। सो एक एक सवाल मैटर करता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सवाल समझ में आया होगा। अब हम अगला सवाल बनाते हैं। ठीक है बेटा, देखो दूसरा सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, इफ x y z आर इन AP, A is the AM between x and y and B is the AM between y and z, then AM between A and B will be। अब हमने बच्चों ये जो चीज देखी थी, हमने ये चीज देखी थी कि अगर A और B, अगर A और B बच्चों दो नंबर होते हैं तो ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो होता है A प्लस B अपॉन 2। ये दोनों के बीच का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो होता है A प्लस B अपॉन 2। अब हमें क्या बोला गया, x y और z है AP में, हमें बोला गया x y और z, ये तीनों नंबर्स AP में हमें दिया हुआ है। A is the AM between x and y, A is the AM between x and y, ये दोनों के बीच का जो AM है वो A, ये दोनों के बीच का जो AM है वो A, और हमें बेटा बोला जा रहा है B is the AM between y and z, B is the AM between y and z, ये दोनों का AM है B। तो आपसे बेटा पूछा जा रहा है then AM between A and B will be, then AM between A and B will be, ये दोनों के बीच का AM क्या होगा, ये हमारा सवाल है। बहुत आसान सा बच्चों सवाल है। आप देखिए, मैं आपको ये डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसको देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए ये आपके पास, आपको ये तो पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जमे हुए हैं, तो ये आपके पास पहला टर्म होगा, ये आपके पास उस AP का दूसरा टर्म होगा, और ये आपके पास बेटा उस AP का तीसरा टर्म होगा। ठीक, अब इसके बाद बेटा x और y का AM क्या है, x और y का बेटा AM है A, x और y का AM है A। मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो नंबर्स के बीच का हमें AM निकालना होता है, इसका मतलब बताओ A की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, A की वैल्यू होनी चाहिए x प्लस y अपॉन 2। A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x प्लस y अपॉन 2, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस D, ये x है ये y है अपॉन 2, ये लिख सकते हैं। B जो है बेटा वो AM है y और z के बीच में, B जो है बेटा वो AM है y और z के बीच में। तो देखो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस D प्लस A प्लस 2D बाई 2, आया नहीं? तो यहां से देखिए A प्लस A, इसकी वैल्यू आ गई 2A प्लस D अपॉन 2, ये है आपकी वैल्यू A की। यहां से अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 2A प्लस 3D अपॉन 2, ये वैल्यू है B की। अब A और B का AM हमसे पूछा जा रहा है, तो ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय 2, एज इजी एज दैट। तो देखो 2A प्लस D बाय 2, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर है 2A प्लस 3D बाय 2, दूसरा नंबर, होल डिवाइडेड बाय 2। आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है बच्चों। ये दोनों में क्या है, बेस सेम है, तो यहाँ तो 2 लिख दिया। 2A और देखो यहाँ पे 2A आएगा ना, 2A आएगा, 2A और 2A बेटा आ गया 4A, D और 3D आ गया बच्चों हमारे पास 4D अपॉन 2। ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4।
4a प्लस 4d/4 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस d, और a प्लस d था क्या? a प्लस d तो y था, a प्लस d तो y था। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? y आ गया, एज इजी एज दैट। मैंने आपको सिंपल सी बेटा चीज बताई है, कंसेप्ट। हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे कोई भी सवाल हो, बनाना उसे बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल हमारे सामने बच्चों लिखा हुआ है, if n AMs are inserted between 1 and 31 and ratio of 7th and n minus 1th AM is 5:9, then n equals, तो n की वैल्यू क्या होगी? अब आप बच्चों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एक ऑप्शन लिखा है नन ऑफ दीज। मैं आपको एक चीज बता दूं अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, नन ऑफ दीज आने के पॉसिबिलिटीज सबसे कम होती है। और अगर आप कभी कभी सवालों को देखे होंगे उसमें एक ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन भी होता है। ऑल ऑफ द अबव आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें सवाल नहीं बन रहा है तो हम लगा के आ जाए। हाँ, मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कभी भी अगर आप मान लीजिए तुक्का मार रहे हैं तो नन ऑफ दीज मत मारना कभी भी, क्योंकि उसके आने के चांसेस सबसे कम होते हैं। और अगर ऑल ऑफ द अबव आपको ऑप्शन दिख रहा है तो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑल ऑफ द अबव होने की होती है जनरली। ऐसे तो चारों ऑप्शंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% है जो हम जानते हैं, लेकिन अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है तो कई बार ऐसा देखा गया है कई सारे सवालों में कि ऑल ऑफ द अबव ज्यादा बार आता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अपना बच्चों सवाल देखते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ है n AMs are inserted between 1 and 31। पहला नंबर हमारे सामने 1 है, दूसरा नंबर 31 है, और इसके अंदर पहला AM, दूसरा AM, तीसरा AM, और इस तरीके से n नंबर ऑफ AMs, इस तरीके से n नंबर ऑफ AMs हमने इंसर्ट कर दी। If n AMs are inserted between 1 and 31 and the ratio of the 7th and the n minus 1th AM, ध्यान से देखिए, ये आपका अगर पहला टर्म मान लीजिए a है तो ये दूसरा टर्म क्या होगा? a प्लस d। ये तीसरा टर्म या मैं बोलूं दूसरा am, इसकी वैल्यू होगी a प्लस 2d। इस लॉजिक से बच्चों जो 7th AM होगा उसकी वैल्यू आनी चाहिए a प्लस 7d, और जो n माइनस 1th AM होगा इसकी वैल्यू आनी चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या यहाँ पे मैं स्मॉल भी लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर हमें ये बोला जाता है कि 7th AM अपॉन n माइनस 1th AM, 7th AM अपॉन n माइनस 1th AM, इसकी वैल्यू हमें बेटा दी हुई है 5/9, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 5/9। तो हमसे पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू कितनी होगी, आप बेटा ये देखो कि जो nth AM होगा इसकी वैल्यू होगी a प्लस nd, इसकी वैल्यू होगी a प्लस nd, क्योंकि ये a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसा चल रहा है, तो nth वाले का a प्लस nd होगा। इसका मतलब जो 31st टर्म होगा दिस विल बी a प्लस n प्लस 1d, दिस विल बी a प्लस n प्लस 1d। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस n प्लस 1 इंटू d should be equal to कितना? 31। तो यहां से हम बोल सकते हैं बेटा n प्लस 1 टाइम्स d विल बी इक्वल टू 30। अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो देखिए a7 है बेटा, a प्लस 7d, इसको मैं लिख सकता हूं, a की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 7d अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू d है तो दिस इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसकी वैल्यू है 5:9। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 9 इंटू 7 63d विल बी इक्वल टू, ये वाला पूरा टर्म वहां चला गया तो ये आ जाएगा 5 प्लस 5 इंटू n माइनस 1 इंटू d, राइट। जैसे ही बेटा हमारे सामने ये वाली चीज आई तो आप यहां से देखिए n प्लस 1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? n प्लस 1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास आई हुई थी बेटा 30, इसको मैं लिख सकता हूं nd प्लस d इज इक्वल टू 30, और यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 5nd माइनस 5d, और यहाँ है 9 प्लस 63d। तो यहां से बच्चों हमारे सामने आ जाएगा, अगर हम सारे के सारे टर्म्स को, ये d वाले टर्म्स को एक साइड ले आए तो देखिए
और इसको उधर ले जाए तो 63d प्लस 5d 68d और ये माइनस 5nd माइनस 5nd प्लस 68d minus 5nd plus 68d will be equal to minus 4. This will be equal to minus 4. यहाँ से अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ लिखा आ गया हमारे पास अगला इक्वेशन माइनस 5nd प्लस 68d इज इक्वल टू माइनस 4. ठीक है ना, आप इक्वेशंस को अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं. अगर मैं समझा रहा हूं तो मुझे इतना समय लग रहा है, अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा तो विद इन अ मिनट या मैक्सिमम 1.5 मिनट्स में पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, चलो यहाँ पे देखो माइनस 5nd लिखा हुआ है, यहाँ nd. अगर मैं ये पहले वाले पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं पहले वाले पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो देखो 5nd और माइनस 5nd कैंसिल आउट. ये 5d और ये 68d, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 73d. ठीक है, और यहाँ पर देखो 5 into 30 150 में से 4 गया, 150 में से 4 गया, कितना आ गया 146. तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई मेरे पास 2. डायरेक्टली d की वैल्यू आ गई मेरे पास 2. अगर बच्चों मेरे पास d की वैल्यू आ चुकी, अगर मेरे पास d की वैल्यू आ चुकी है तो आप देखिए अगर आप इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो n+1 टाइम्स 2 n+1 टाइम्स 2 will be equal to 30 या n+1 is equal to 15 और यहाँ से हमारे पास आ गया n is equal to 14. यहाँ से बच्चों हमारे सामने आ गया n is equal to 14 जो कि आपको ऑप्शन C दिख रहा है. As simple as that. जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है if the angles of a quadrilateral are in AP whose common difference is 10 degree then the angles are. अब सबसे पहले बेटा देखो, जो नॉर्मल बच्चा होगा वो डायरेक्टली सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जो बच्चा वो होगा जिसे सिलेक्ट होना है, जिसे आईआईटी में पहुंचना है, जिसके पास वैसा दिमाग है आईआईटी वाला, वो सबसे पहले ऑप्शंस को एनालाइज करेगा. ऑप्शंस को एनालाइज करके वो क्या देखेगा मैं आपको बताता हूं. आपको बेटा बोला गया कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री का है, आपको बेटा बोला गया कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री का है. मुझे जरा ये बताइए क्या 65, 85, 95 और 105 क्या ये चार टर्म्स एपी में लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 20 है, उसके बाद 10 है. इसका मतलब ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, एक ऑप्शन एलिमिनेट. अभी मैंने सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया, देखते ही मुझे पता चल गया. ऑप्शन बी हो सकता है ना, बोल नहीं सकता, हो सकता है. ऑप्शन सी भी मुझे लगता है हो सकता है, बट ऑप्शन डी हो सकता है क्या? ऑप्शन डी देखिए 30 डिग्री फिर 10 डिग्री फिर 10 डिग्री, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता. दो ऑप्शन एलिमिनेट. अब देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. आपको एक चीज बच्चों पता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होगा. आप मुझे ये बताइए, देखिए अगर मैं सम करूं तो 65 और 75 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? ये आ जाएगा बेटा 140 डिग्री. ये आ जाएगा 140 डिग्री. 140 डिग्री और 85 डिग्री ये आ जाएगा कितना हमारे पास 225 डिग्री. 140 प्लस 85 225. 225 में 5 जोड़ा तो कितना आया 230 और 230 में 90 जोड़ा तो कितना आया 320. क्या ये हो सकता है? क्या आंसर है? ये भी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि 320 डिग्री तो हो नहीं सकता, 360 डिग्री होना चाहिए. इसका मतलब मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ क्या? ऑप्शन बी. अभी मैंने सवाल तो सॉल्व करना चालू ही नहीं किया था. कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, यही मुझे आपको सिखाना है कि डायरेक्टली भी हो जाते हैं कई बार सवाल सॉल्व. आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. यूज योर कॉमन सेंस. अब देखो 75 और 85 कितना होगा? 75 और 85 ये आ जाएगा 160 डिग्री. 160 और 5 165 और 90, 165 और 90 255 और 5 260 और 100 360. तो ये तो आंसर मुझे दिख चुका है बिना सॉल्व किए. अब जब मैं इसे सॉल्व भी बच्चों करना स्टार्ट करूंगा, मान लीजिए चलिए कोई नॉर्मल बच्चा है सॉल्व करना स्टार्ट किया, यहाँ पर मैं अब आपको एक चीज सिखाऊंगा. आप बेटा ये देखो कि जब आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप हो सकता है कि अगर सारे के सारे टर्म्स एपी में है, सारे एंगल्स एपी में है, तो आप एक एंगल मानेंगे ए, दूसरा मानेंगे ए प्लस डी, तीसरा मानेंगे ए प्लस 2d और चौथा मानेंगे ए प्लस 3d. आप ये चार एंगल्स मानेंगे और आप सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे.
अब आप इसमें लिखेंगे कि भाई चारों एंगल्स का जो सम होता है, चारों एंगल्स का जो सम होता है वो है 360 डिग्री, और आपने सवाल सॉल्व करना चालू कर दिया। लेकिन इससे बेहतर अप्रोच आपके पास हो सकता है। हमें एपी में बच्चों टर्म्स किस तरीके से मानने हैं, हमें एपी में टर्म्स किस तरीके से मानने हैं, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लीजिए अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं एपी में, हमें मान लीजिए इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं एपी में, तो वैसे सिचुएशन में हम जो एपी मानते हैं वो जनरली कैसे मानते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, फिर अगर यहां पे है a प्लस 2d तो यहां मैं लूंगा a माइनस 2d। अब ध्यान से देखिए, सॉरी यहां पे आएगा a प्लस 3d, यहां मैं लूंगा a माइनस 3d। आप बेटा ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा सीरीज है अभी भी एपी में लिखा हुआ है। कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे किसका, कॉमन डिफरेंस है 2d का, इन दोनों में भी कॉमन डिफरेंस है 2d का, इन दोनों में भी कॉमन डिफरेंस है 2d का। और मैंने आपको बोला हुआ है इवन नंबर ऑफ टर्म्स, देखिए यहाँ 4 टर्म्स लिखे हुए हैं। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स ही दिया हो तो अगर मैं मान लो यहाँ लिख लूं a प्लस 5d और मैं यहाँ पे लिख दूं a माइनस 5d, तब भी चलेगा, तब भी चलेगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स इस तरीके से जमा कर लिखते हैं अपनी एपी का, अगर आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स इस तरीके से बच्चों जमा के लिखते हैं अपनी एपी का, तो यहाँ पे देखिए इस सिचुएशन में द फर्स्ट टर्म इज a minus 5d and the common difference is 2d and the common difference is 2d। या अगर हम अपने सवाल की बात करें, अगर हम अपने सवाल की बात करें जहां पे बच्चों, अगर हम अपने सवाल की बात करें जहां पे बच्चों हमारे सामने 4 एंगल्स दिए हुए थे एपी में, तो क्या वो 4 एंगल्स को मैं ये ना मान के ये मान सकता हूं क्या, a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब देखिए फर्स्ट टर्म तो क्या आ गया, फर्स्ट टर्म आ जाएगा a minus 3d और कॉमन डिफरेंस हमेशा इस सिचुएशन में क्या होगा 2d का, कॉमन डिफरेंस विल ऑलवेज बी 2d व्हेन वी हैव इवन नंबर ऑफ टर्म्स, और जब हमने इस तरीके से सीरीज अपनी सपोज की। अब जब मुझे बोला गया कि चारों एंगल्स का सम मुझे पता है 360 डिग्री होता है, जब मैं इन्हें ऐड करूंगा, जब मैं इन्हें ऐड करूंगा और बच्चों में यहाँ पे लिखूंगा 360 एंड 360 डिग्री, आप मुझे बताओ ये माइनस 3d और ये प्लस 3d कैंसिल आउट, ये माइनस d और ये प्लस d कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा a a a a 4a is equal to 360 डिग्री, a is equal to 90 डिग्री। a और d जो दो वेरिएबल थे अपने एक वेरिएबल ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट करने में मेहनत ज्यादा लगती है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें सीरीज में सम को या सीरीज के एलिमेंट्स को किस तरीके से हमने सपोज करना है, कि मैं सीरीज को a माइनस डी, a प्लस डी इस फॉर्म में मानूं, या a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d इस फॉर्म में मानूं, वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो आपकी बेटा काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप कितना आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, तो 4 अगर मान लीजिए मेरे पास ये नंबर्स थे तो इनका सम था 360 डिग्री, तो a की वैल्यू तो आ गई 90 डिग्री, और मुझे बोला गया था बच्चों की कॉमन डिफरेंस है 10 डिग्री। मुझे पता है कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2d है, तो 2d की वैल्यू आ गई 10 डिग्री, और यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू आ गई 5 डिग्री, d की वैल्यू आ गई 5 डिग्री। तो मेरे पास जो सीरीज थी उसका पहला टर्म क्या है, मेरे पास जो सीरीज थी उसका बच्चों पहला टर्म मेरे पास है a माइनस 3d, मतलब 90 माइनस 3 इंटू 5, मतलब 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 कितना होता है 75 डिग्री। और अगर एक टर्म मेरे पास 75 आ गई और अगर मुझे कॉमन डिफरेंस 10 का पता है, तो ऑटोमेटिकली ये टर्म 85 होगा, ये टर्म 95 होगा और ये वाला टर्म 105 होगा। वही मेरा आंसर, वही मेरा आंसर। और उस आंसर को मैं बिना सॉल्व किए भी निकाल सकता था, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया। उस आंसर को अगर मैं चाहता तो इस मेथड से कॉम्प्लिकेट करके भी निकाल सकता था, और उसी आंसर को इतने आसानी से भी मैं निकाल सकता था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो हम मान सकते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अगर मान लीजिए 2 टर्म्स और बढ़ गए तो यहाँ a माइनस 5d, यहाँ a प्लस 5d। अगर 2 टर्म्स और बढ़ गए तो a माइनस 7d और a प्लस 7d। ये सारी की सारी चीजें करना तो मेरे हाथ में। ये सारी की सारा जो प्रोसेस है ये होता है इवन नंबर ऑफ टर्म्स में। अगर मान लीजिए मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते, अगर मान लीजिए मेरे पास ऑड नंबर ऑफ बच्चों टर्म्स होते,
तो ऐसे सिचुएशन में जो मैं सीरीज मानता वो क्या मानता, बीच में है ए के चला आगे a प्लस डी, ए के चला पीछे a माइनस डी, उसके आगे चला a प्लस 2d, उसके यहाँ पीछे चला a माइनस 2d, और मेरी सीरीज बन जाती। मेरी सीरीज यहाँ पे भी बन जाती। देखिए a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d सारे के सारे AP में लिखे हुए हैं। अगर ये इसको मैं फर्स्ट टर्म बोलूं तो फर्स्ट टर्म आ गया a माइनस 2d, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। मान लीजिए अगर मुझे बोला जाता कि 5 टर्म्स AP में हैं जिनका सम है 5, मान लीजिए मुझे बोला जाता कि 5 टर्म्स AP में हैं जिनका सम है 5। इमेजिन करो मैंने 5 टर्म्स कैसे माने, मैंने 5 टर्म्स माने a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d। आपको बोला गया कि इन पांचों टर्म्स का सम है 5। जरा सोच के देखो, ये क्या माइनस 2d और ये वाला क्या प्लस 2d कटा, ये माइनस d और ये प्लस d कटा, d वाले सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, a 5a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू आ गई 1, एक वेरिएबल डायरेक्टली, ये जो मिडिल वाला टर्म था आपने निकाल लिया। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मैं बीच में मानता हूं a और अगल बगल चलाते जाता हूं। और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मैं बीच में मानता हूं a माइनस डी, a प्लस डी, फिर दो इधर a माइनस 3d, a प्लस 3d, फिर और दो उधर a माइनस 5d, a प्लस 5d, और इस तरीके से मेरी सीरीज बन जाती है। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को ना भूलें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इस तरीके का समझाना या इस तरीके की ट्रिक्स पसंद आती है या नहीं आती। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने तुम्हें सिखाया है कि किस तरीके से हमें टर्म्स को मानना है। यहाँ पे सवाल में देखो क्या लिखा है, डिवाइड 20 into 4 parts which are in AP। हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में। इवन नंबर मतलब बीच में a माइनस डी और a प्लस डी और अगल बगल a माइनस 3d, a प्लस 3d, राइट। So divide 20 into 4 parts which are in AP such that the product of the first and the fourth is to the product of second and third is 2:3। अब देखिए कितना आसान ये सवाल आपके पास हो जाएगा। हमें बोला गया क्या कि आप इसे 4 भागों में बांट दीजिए। मैंने आपको बोला मानो बीच में a माइनस डी और a प्लस डी, और यहाँ पर क्योंकि दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 2d का है तो यहाँ लिख दो a प्लस 3d और यहाँ लिख दो a माइनस 3d, as simple as that। एक बार बच्चों अगर मैंने ये चीज लिख दी, तो आप बेटा मुझे ये बताओ कि ये 20 को मैंने 4 हिस्सों में बांटा। 20 को मैंने 4 हिस्सों में बांटा, मतलब इन चारों हिस्सों का जो सम होगा क्या वो 20 के बराबर होगा। माइनस 3d प्लस 3d प्लस d माइनस d, सबके सब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। a 4a की वैल्यू आई 20, a की वैल्यू यहां से आई 5, a की वैल्यू यहां से आई 5। अगर ये चीज मेरे पास आ गई, अब देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ, पहले और चौथे वाले का प्रोडक्ट क्या आएगा, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d अपॉन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड वाला टर्म a माइनस d इंटू a प्लस d इज इक्वल टू 2:3। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या लिखा है, देखो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। और a की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 5 आ चुकी है, तो इस a स्क्वायर को मैं लिख देता हूं 25, इस a स्क्वायर को मैं लिख देता हूं 25, और जैसे ही मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो देखिए 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 50 माइनस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 75 माइनस 27d स्क्वायर। और जैसे ही हम टर्म्स को शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये माइनस 27d स्क्वायर यहाँ ले आते हैं, 50 वहां ले जाते हैं, तो माइनस 27 आया तो प्लस 27 माइनस 2 25d स्क्वायर, 75 माइनस 50 25d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब d स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है तो d
इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब बच्चों अगर d की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई है, हम मान लेते हैं d की वैल्यू 1, हम मान लेते हैं d की वैल्यू 1। अगर d की वैल्यू पहले 1 आएगी फिर माइनस 1 भी करके देख लेंगे। अगर d की वैल्यू बेटा 1 आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा a माइनस 3d, मतलब 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 कितना होता है? 5 माइनस 3 होता है 2। फिर आ जाएगा a माइनस d, मतलब 5 माइनस 1, ये आ जाएगा 4। a प्लस d, 5 प्लस 1 6, और उसके बाद आएगा 8। ठीक, अगर मान लो बेटा d की वैल्यू है माइनस 1, अगर मान लो बेटा d की वैल्यू है माइनस 1, तो 5 माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो 5 प्लस 3 8। 5 माइनस माइनस 1, तो 5 प्लस 1 6। 5 माइनस 1 4, और फिर 2। सीरीज आपकी वही है, चाहे आप 2 4 6 8 बोले, चाहे आप 8 6 4 2 बोले, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगर हमें इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो वो 4 पार्ट्स होंगे 2 4 6 एंड 8। जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं बच्चों, लिखा हुआ है if 1 by p plus q, 1 by r plus p and 1 by q plus r are in AP। अगर ये टर्म्स AP में हैं तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मुझे पता है अगर ये तीनों टर्म्स AP में हैं, अगर ये तीनों टर्म्स AP में हैं, तो अगर a, b और c, अगर ये तीन टर्म्स AP में होते हैं तो 2b की वैल्यू a plus c के बराबर होती है। ये चीज मुझे पता है। या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि अगर ये तीनों टर्म्स AP में होते हैं तो b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। कॉमन डिफरेंस वाली भी प्रॉपर्टी में लगा सकता हूं, तो हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं 2b इज इक्वल टू a प्लस c, तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं 2 बाय r प्लस p शुड बी इक्वल टू 1 बाय p प्लस q प्लस 1 बाय q प्लस r। ये चीज होनी चाहिए। अगर हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें चीजों को, तो ये आएगा 2 बाय r प्लस p शुड बी इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा q प्लस r प्लस p प्लस q अपॉन p प्लस q टाइम्स q प्लस r। करेक्ट। अब जब ये वाली पूरी चीज इस 2 से मल्टीप्लाई होगी और ये वाली पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, तो बताइए क्या आएगा। यहां लिख लेते हैं 2 टाइम्स p प्लस q टाइम्स q प्लस r शुड बी इक्वल टू r प्लस p टाइम्स q, और q दो बार लिखा हुआ है तो इसको हम लिख लेते हैं p प्लस 2q प्लस r। ये वाली चीज को हम ऐसे लिख देते हैं। सॉल्व बेटा करेंगे, देखिए 2 यहाँ लिखा हुआ है, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा pq प्लस pr प्लस q स्क्वायर प्लस qr। दिस शुड बी इक्वल टू, जब r इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा pr प्लस 2qr प्लस r स्क्वायर, और जब p उस पूरी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस pr। राइट। और यहां से देखो हमारे पास क्या क्या आ गया है, ये 2pq और ये वाला 2pq क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर मुझे 2qr दिख रहा है, और ये देखो ये 2qr और ये वाला 2qr कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे मुझे pr दिख रहा है और यहां पे भी मुझे pr दिख रहा है, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये 2pr लिखा हुआ है और ये भी 2pr है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या बच्चों, मेरे पास बच गया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बच्चों ये होगा कि if p स्क्वायर q स्क्वायर एंड r स्क्वायर आर इन AP, अगर ये टर्म्स AP में होते तो मैं क्या लिखा होता, मैं लिखा होता 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब p स्क्वायर q स्क्वायर और r स्क्वायर क्या है, AP में है। तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने लिखा हुआ है if ABC are in AP, अगर ABC AP में है तो इस पूरे टर्म की क्या वैल्यू हो। अब ये वाला सवाल कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि आसान होगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि हम किसी भी टॉपिक में कंफर्टेबल सिर्फ और सिर्फ तब हो पाते हैं जब हम उस टॉपिक के मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हो, चाहे वो आसान हो चाहे वो डिफिकल्ट हो। आपके पास समय है, आप आराम से वीडियोस देख सकते हैं, आप आराम से लेक्चर्स अच्छे से सुन सकते हैं, आप अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
इस वजह से आपके लिए अलग अलग तरीके के सवालों को करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, तभी आप टॉपिक से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाएंगे, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि मेरे पूरे के पूरे टॉपिक में कौन कौन सा सवाल या कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, राइट। तो चलिए यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है, अगर एबीसी की वैल्यू, अगर एबीसी मेरे पास एपी में है तो मुझे पता है कि 2b की वैल्यू a प्लस सी के बराबर होगी, है ना। अगर एबीसी एपी में है तो 2b की वैल्यू a प्लस सी के बराबर होगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस 2b माइनस सी, तो इस a प्लस 2b माइनस सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताइए। यहाँ पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पर a प्लस 2b को मैं लिख लेता हूँ a प्लस सी, और इस माइनस सी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पर बच्चों देख रहा हूँ कि ए बी सी वाले ही टर्म्स लिखे हुए हैं, तो मुझे उस तरीके का टर्म जनरेट करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज आ गई। अब अगला टर्म मेरे पास लिखा हुआ है 2b प्लस सी माइनस ए। क्या लिखा हुआ है 2b प्लस सी माइनस ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर a प्लस सी डाल दूं और प्लस सी माइनस ए, राइट। और लास्ट वाला टर्म देखिए, लास्ट वाले टर्म में लिखा हुआ है a प्लस सी, सॉरी c प्लस a माइनस b, c प्लस a माइनस b। तो क्या यहाँ पे c प्लस a को, क्या यहाँ पे c प्लस a को, इस c प्लस a को मैं 2b लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 2b माइनस b। बेहद आसान सा सवाल, बेहद आसान सा सवाल। देखिए ये c और माइनस c कट गया, ये माइनस a और प्लस a कट गया, तो यहाँ आ गया 2a मल्टीप्लाइड बाय 2c मल्टीप्लाइड बाय 2b माइनस b इज b। तो आंसर कितना आ जाएगा 4abc। कुछ कुछ सवाल आसान होंगे, कुछ कुछ सवाल डिफिकल्ट होंगे, तभी आपको समझ में अच्छे से आ पाएगा। बेटा ये वाला सवाल आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस एक टिपिकल तरीके में लिखे हुए हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये पूरा का पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। इस वजह से हमें भी अपना जो आंसर लाना होगा वो कुछ इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, ताकि हम कंपेयर कर पाए कि कौन सा सही ऑप्शन है। अगर आप पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे तो इस तरीके से कंपेयर करने में हो सकता है काफी दिक्कत हो, तो हमें सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो उसी तरीके का हमें फॉलो करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है if a b and c be the first, third and nth terms of an AP, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो है बेटा वो तो a दिया हुआ है। थर्ड टर्म की वैल्यू है b, थर्ड टर्म की वैल्यू है b, और अगर मैं मानता हूं कॉमन डिफरेंस d, अगर मैं d को कॉमन डिफरेंस मान लेता हूं, तो यहां से बताओ मैं थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूं। थर्ड टर्म को लिखा जा सकता है a प्लस 2d, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो a था। और अगर हमको बोला गया nth टर्म की वैल्यू है c, an की वैल्यू है c, और nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमसे बोला गया रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एपी देन द सम टू n टर्म्स तक का सम क्या होगा। Sn हमारे पास हमें पूछा जा रहा है कि इन चारों में से Sn हमको क्या लगता है। तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या हम बोल सकते हैं n/2 टाइम्स, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है a और लास्ट टर्म क्या है c। फर्स्ट टर्म क्या है a और लास्ट टर्म क्या है c। लास्ट टर्म को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको लास्ट टर्म पता है, अगर आपको nth टर्म पता है, मैंने आपको बताया था nth टर्म को ही लास्ट टर्म भी कहा जाता है, उसे ही जनरल टर्म भी कहा जाता है। तो अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो जबरदस्ती बेटा ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाओगे, फिर यहां से d कैलकुलेट करोगे, उतना मेहनत नहीं करना। बेवकूफी पता है क्या होगी इस सवाल में बेटा, इस सवाल में बेवकूफी ये होगी कि ऐसा कर लेंगे कि यहां से d निकाल लेंगे b माइनस a अपॉन 2, और यहां पर Sn को तुम लिख दोगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आप लिख दोगे b माइनस a/2, ये पूरी चीज। और उसके बाद अब आप n को निकालोगे यहां से, अब आप n को निकालोगे यहां से और फिर इसमें डालोगे और पूरा का पूरा सवाल बेकार हो जाएगा। उतनी मेहनत नहीं करनी है। मैंने आपको क्या बोला है बेटा, मैंने आपको बोला है कि सवाल में लिखा क्या है आपको वो देखना है, आपके ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको वो देखना है, और उसके बाद ही हमें सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या लिख लिया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये लिख लिया। अब मुझे यहाँ पर बेटा n की वैल्यू निकालनी, मुझे यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी, क्योंकि मैं देख सकता हूँ फाइनल आंसर में कहीं पर भी n तो है नहीं। तो n की वैल्यू बताओ कैसे निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखिए
मैंने डी आपको क्या बताया, डी तो आपको निकालना ही पड़ेगा b माइनस ए बाई टू। अगर आप n निकालना चाहेंगे तो देखिए यहां से बताइए n क्या आएगा, c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस n माइनस वन टाइम्स d, और d क्या था, d था b माइनस ए अपॉन टू, b माइनस ए अपॉन टू। और यहां से बच्चों देखो क्या आ जाएगा, c माइनस ए विल बी इक्वल टू n माइनस वन टाइम्स b माइनस ए अपॉन टू, करेक्ट। और जैसे ही मैं इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा या पूरा उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, और इसकी वैल्यू आ जाएगी n माइनस वन, इसकी वैल्यू आ जाएगी n माइनस वन। या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस माइनस वन को उठा करके मैं यहां ले जाता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस माइनस वन को उठा करके मैं यहां ले जाता हूं, तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, बेवकूफी कब होती, बेवकूफी तब होती जब मैं डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म नहीं लिखता। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म नहीं लिखता बेटा तो 2a तो ठीक है, n की जगह पे तो ये पूरी चीज डालते और फिर ये सबको जब तुम मल्टीप्लाई करने लगते तो शायद ये सवाल तुम्हारा हो ही नहीं पाता, है ना। यहाँ पर ये पूरी चीज आती है n की जगह, यहाँ पर ये पूरी चीज आती है n की जगह, सवाल कैसे सॉल्व होता। सवाल तब सॉल्व होगा जब आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे और जब आपको पता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म में डायरेक्टली लिख सकता हूं तो वो लिख देना चाहिए। तो चलिए हमने n निकाल लिया बेटा, हमने d भी निकाल लिया है। अब आप एक चीज और ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सिंपलीफाई क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक भी ऑप्शन सिंपलीफाइड नहीं है। मुझे पता है कि c प्लस ए या a प्लस c वाला ऑप्शन आ चुका है ऑलरेडी, तो एक बार करके देखते हैं ना, उसके बाद देखेंगे क्या है। क्योंकि देखो हर ऑप्शन में c प्लस ए बाई टू एक्स्ट्रा दिख रहा है। अगर मेरे पास यहाँ c प्लस ए जनरेट हो चुका है तो उसे छेड़ने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से Sn की वैल्यू बताओ कितनी आ गई। Sn की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई, n की जगह पे ये रख देते हैं तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, और ये n आ गया, n बाई टू था तो इसके आगे मैं हाफ लगा देता हूँ Sn की वैल्यू के लिए, और बगल में है a प्लस सी लिखे या c प्लस ए लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हाफ जैसे इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, या मैं ऐसा बोलूं ये हाफ जब इस c प्लस a से मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम c प्लस a बाई टू ऐसा बोल सकते हैं। जब ये पूरा c प्लस a बाई टू इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा c प्लस a बाई टू, और जब ये c प्लस a बाई टू यहाँ इस पूरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान से देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे ही ये दोनों 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये c माइनस a इंटू c प्लस a ये होता है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, तो c माइनस a इंटू c प्लस a आइडेंटिटी लग गई, अपॉन में है b माइनस a, अपॉन में है b माइनस a। हमें सवाल उस फॉर्म में लेके आना जिस सवाल में जिस तरीके से हमें ऑप्शन दिया हुआ है। हम जबरदस्ती अगर सिंपलीफाई करने लग जाएं यहाँ पे या यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं है उसका, आपका सवाल आएगा नहीं। तो हमारे पास Sn की वैल्यू आ चुकी है c प्लस a बाई टू प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b माइनस a, c प्लस a बाई टू प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b माइनस a। ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चों जैसा आप देख सकते हैं हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है f a स्क्वायर टाइम्स b प्लस c, b स्क्वायर टाइम्स c प्लस a एंड c स्क्वायर टाइम्स a प्लस b आर इन AP। देन ये चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। HP मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, GP मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हालांकि हमने ये पढ़ा नहीं है लेकिन हम इसे सवाल एक बार करके देखते हैं। अगर ये तीन टर्म्स हमारे पास AP में दिए हुए तो बताइए कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। अगर ये तीन टर्म्स मेरे पास AP में है तो अगर A B और C, या मैं ऐसा बोल दूं अगर कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C अगर AP में होते थे तो 2B की वैल्यू A प्लस C होती थी, या हम ऐसा लिख सकते थे कि B माइनस A टाइम्स B माइनस A इज इक्वल्स टू C माइनस B, हम ये लिख सकते थे। अब ध्यान से बच्चों अगर तुम थोड़ा सोचोगे, हर सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। हर सवाल को सॉल्व करने के पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मैं जो स्टेप कर रहा हूं वो स्टेप करने से क्या अगला स्टेप जनरेट होगा, क्या मैं अपने आंसर की तरफ पहुंच पाऊंगा या नहीं। क्योंकि अगर तुम दोनों में से कोई भी अलग तरीके से करने लग गए तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे मिल जाए। चलिए आप बेटा ऐसा देखिए, a स्क्वायर टाइम्स b प्लस c, b स्क्वायर टाइम्स c प्लस a, c स्क्वायर टाइम्स a प्लस b, इस तरीके से हमारे पास टर्म्स अरेंज्ड हैं। मुझे क्या आप ये सोच के बता सकते हैं कि नीचे वाला लूंगा या ऊपर वाला लूंगा, दोनों में से ज्यादा आसान कौन सा पड़ेगा?
मैं आपको बेटा बोलूंगा नीचे वाले लोगे तो शायद ज्यादा आसान पड़े। क्यों? ये सोचने का भी एक रीजन है कि नीचे वाला ही क्यों। आप बेटा ये देखो, यहाँ पे दो टर्म्स का एडिशन दिया हुआ है, यहाँ पे दो टर्म्स का एडिशन दिया हुआ है और उनके साथ में एक एक टर्म का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। याद करो, अगर एडिशन वाली चीज के साथ सब्ट्रैक्शन वाली कोई चीज आ जाए तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म जनरेट हो जाता है। आई होप ये सोच पाना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा सोचने की आप कोशिश करो, आपको प्रैक्टिस से आएगा। मैं आपको ये छोटी छोटी बारीकियां बताऊंगा जो शायद आपको बेटा कोई भी टीचर नहीं बताएगा कि ऐसा ही क्यों लिखा या ये ही क्यों लिखा, लेकिन मैं तुमको सोचने की कोशिश करवा रहा हूं। तुम सोचने पे मजबूर हो थोड़ा सा कि ऐसा क्यों लिखा। सोच के देखो, अगर यहाँ पे तुमको दो चीजों का प्लस दिख रहा है, दो अलग अलग टर्म्स का प्लस दिख रहा है और साथ में स्क्वायर वाला कोई ना कोई टर्म एडेड दिख रहा है, मल्टीप्लाइड में दिख रहा है, तो आप बेटा मुझे ये बताओ कि दो चीज का अगर हमारे पास सम हो और अगर यहाँ पे प्रोडक्ट अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस वाली चीज ले लूं तो प्रोडक्ट कब बनता है? जब सम और आपका डिफरेंस वाली चीज मल्टीप्लाई होती है, x प्लस वाई और x माइनस वाई जब मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट में क्या बन जाता है? स्क्वायर वाली चीज बन जाती है जो यहाँ पे लिखी हुई है। इस वजह से एक बार हम करके देखते हैं, दोनों में बात तो एक ही है, लेकिन एक बार करके देखते हैं कि हो सकता है आंसर आ जाए। तो देखिए, सेकेंड टर्म हमारे पास है बी स्क्वायर टाइम्स सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर टाइम्स बी प्लस सी should give me c square times a plus b minus b square times c plus a। फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लिखने से हो सकता है तुम्हें आंसर ज्यादा अच्छे से दिखने लगे। अगर मैंने ये वाली चीज लिख ली है, अब आप बेटा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों में अगर हम इसको बेटा ध्यान से देखेंगे, हम ऐसा करते हैं, इसको ओपन अप कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। ये मेरे सामने लिखा हुआ है, अब आप बेटा मुझे ये बताओ कि ये वाले दोनों टर्म्स तो यहां से निकल के आए थे, ये वाले दोनों टर्म्स यहां से निकल के आए थे और ये वाले दोनों टर्म्स यहां से निकल के आए थे। तो ये बात तो बिल्कुल सिंपल सी है और ये तुम और मैं दोनों समझते हैं कि भाई इन दोनों में से अगर मैं कुछ भी करूंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यही वाली चीज बनेगी। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं ये वाले और ये वाले टर्म को ले लूं और ये वाले और ये वाले टर्म को ले लूं, करके देखते हैं क्या आता है। यहां पर देखो बेटा, अगर मैं बी स्क्वायर सी और माइनस ए स्क्वायर सी वाले टर्म को देखूं तो दोनों में से c कॉमन आता है और ब्रैकेट के अंदर बचता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखो बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी मेरे पास लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से बेटा कॉमन ले लूं ए बी, तो मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा b माइनस ए, b माइनस ए। सिमिलरली देखो, ये दोनों टर्म यहाँ से आए, ये दोनों टर्म यहाँ से आए, इधर भी इन दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को ले लेते हैं, तो बताओ क्या बनेगा? सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए, कॉमन ए आया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से देखिए सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी, अगर मैं बी सी यहाँ से कॉमन ले लूं तो मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा सी माइनस बी, ठीक है। अब देखो बेटा, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए प्लस ए बी इंटू बी माइनस ए शुड बी इक्वल टू, यहां पर मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? a टाइम्स c माइनस b इंटू सी प्लस बी माइनस बी सी इंटू सी माइनस बी। फायदा क्या होगा इससे? फायदा ये होगा बेटा, ये b माइनस है और ये b माइनस है, आ गया कॉमन, और जैसे ही कॉमन निकला तो बताओ अंदर क्या बचा? c टाइम्स b, इसको bc लिख लेते हैं, c टाइम्स a, इसको ac लिख लेते हैं, और ab ये बच गया बेटा यहाँ पर, ये बच गया मेरे पास यहाँ पर। और यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा? ये c माइनस बी और ये c माइनस बी दोनों में से कॉमन निकलता है, और इसके बाद बेटा मेरे पास अंदर बचेगा ये a टाइम्स c, ac लिख लेते हैं, a टाइम्स b, ab लिख लेते हैं, और माइनस, इसको बेटा थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, जब मैं
ये दोनों में से जब मैं ये दोनों में से बेटा BC कॉमन निकालूंगा, जब मैं ये दोनों में से यहाँ प्लस आएगा, जब मैं BC कॉमन निकालूंगा तो C माइनस B बचेगा, BC कॉमन निकालूंगा तो C माइनस B बचेगा। तो देखिए क्या बच गया फाइनली प्लस BC, फाइनली क्या बच गया प्लस BC। अब जैसे ही ये मेरे पास चीज आ गई तो देखिए डायरेक्टली अगर हम कट कर देते हैं तो कई बार पता नहीं चलता, जब हम डायरेक्टली कट कर देते हैं तो कई बार पता नहीं चलता। देखते हैं हम इसको इस तरीके से कि मैं सारे ये वाले पूरे के पूरे टर्म को मान लो मैं LHS में ले आऊं। अगर ये वाले पूरे के पूरे टर्म्स को बच्चों में LHS में ले आऊंगा तो ये माइनस साइन के साथ LHS में आएगा और RHS में क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म AB BC AC, AB BC AC ये दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं AB प्लस BC प्लस AC, इसे मैंने कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया B माइनस A और माइनस C और प्लस B, ये चीज मेरे पास बच गई एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इससे क्या होगा बेटा या तो ये वाला टर्म 0 होगा या ये वाला टर्म 0 होगा। तो अगर या तो AB प्लस BC प्लस AC 0 होगा तो AB प्लस BC प्लस AC अगर 0 होगा तो ये वाली वैल्यू आ गई। और अगर ये वाली चीज 0 हुई, अगर ये वाली चीज 0 हुई तो देखिए यहाँ से क्या होगा ये B और B, यहाँ से बेटा 2B की वैल्यू A प्लस C के बराबर हो जाएगी, यहाँ से 2B की वैल्यू A प्लस C के बराबर हो जाएगी। अब मान लीजिए बच्चों ऐसा हमारे पास हालांकि कोई भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। अच्छा ये सवाल कब होता है, ये बेटा बहुत अच्छा सवाल होता है जब आपके पास ये मोर देन वन करेक्ट होता। ये सवाल अगर आया होता मोर देन वन करेक्ट, जैसा कि जेई एडवांस में आता है, और मोर देन वन करेक्ट में अगर बेटा ये ऑप्शन हमारे सामने लिखा होता AP का ABCRN AP, अगर मेरे पास ये ऑप्शन लिखा होता ABCRN AP तो आप बेटा ये सोच के देखो ये वाला भी जो ऑप्शन होता ये सही हो जाता। लेकिन फिलहाल हमारे पास ये चीज नहीं दी हुई है तो हम जबरदस्ती इसको नहीं लगाएंगे, इसको XP में रहने देंगे और ये हमारे पास आंसर होगा AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया सवाल है। सो बच्चों आई होप आपको आज का लेक्चर खूब पसंद आया होगा एंड आज आपने देखा होगा कि हमने कितने सारे सवालों की प्रैक्टिस की है, जिससे आई नो एंड आई हैव अ फुल बिलीफ कि आपको ये पूरा का पूरा बेटा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड अब आप चाहे कोई भी सवाल बनाएंगे AP का, अगर आप कंसेप्ट से उसमें अप्रोच करेंगे तो सवालों की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से होगी और आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बन भी जाएंगे। अगर आपको कोई भी बेटा एक्स्ट्रा सवाल चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको एक्स्ट्रा सवालों की जरूरत है और मैं पर्सनली आपको सारी की सारी चीजें शेयर करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है या पढ़ाने का टेक्निक या चीजों को समझाने का टेक्निक पसंद आया है तो कमेंट करने से बिल्कुल भी ना भूलें। आज का लेक्चर पसंद आने पे वीडियो को लाइक करना जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब आई बिलीव एंड आई नो कि आपने अभी तक कर लिया होगा। इस लिंक को अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें सो दैट कि उनकी भी अच्छे से पढ़ाई हो पाए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।